तो आज का पॉडकास्ट हमारा होने वाला है मिस्ट्री और कई सारी रहस्यमय चीज़ों के ऊपर। तो पहली जो रहस्यमय कहानी या रहस्यमय घटना जो हुई वो हुई एक चिंपैंजी के बारे में, एक एप के बारे में। तो होता है क्या है यार, ये जो कहानी है या ये जो वाक़या है ये है 1970 का। अमेरिका में एक फैमिली रहती थी जिनका काम था वो सर्कस के लिए चिंपैंजीज, एप्स, मंकीज़ इन सबको ट्रेन किया करते थे। बेसिकली वो उस फैमिली का फैमिली बिजनेस था। जैसे आज के टाइम पे पेट शॉप वाले होते हैं ना, डॉग्स को पालते हैं, डॉग्स को ट्रेन करते हैं, ऐसे ही उस फैमिली का ये बिजनेस था। वो सर्कसेस के लिए मूवीज़ में यूज़ होने वाले चिंपैंजीज और मोस्टली चिंपैंजी एनिमल्स को ट्रेन किया करते थे। अब होता क्या था कि वो जो चिंपैंजीज थे उनको वो किसी और से ख़रीदा करते थे। अच्छा, ऐसा नहीं था कि वो उनकी ब्रीडिंग करा के वहीं पैदा करा रहे हैं उन्हीं चिंपैंजीज से, ठीक है। वो अलग अलग बायर्स से उन चिंपैंजीज को ख़रीदा करते थे। तो क्या हुआ कि एक बार उन्होंने लगभग 5 से 6 चिंपैंजीज, छोटे बच्चे खरीदे, क्योंकि बचपन से ही ट्रेन करना होता है। तो क्या देखते हैं कि 6 में से 5 चिंपैंजीज तो थे, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे 5 चिंपैंजीज बहुत ही नॉर्मल चिंपैंजीज की तरह लग रहे थे। कितने खरीदे उन्होंने? 5? 6 चिंपैंजीज। 6 खरीदे थे। हाँ, तो 6 में से जो 5 थे वो बिल्कुल ही नॉर्मल चिंपैंजीज की तरह दिखने में भी, और उनका बिहेवियर भी वैसी था। जो एक चिंपैंजीज था उसमें से उन्होंने उसका नाम रखा था ऑलिवर। अच्छा। तो ऑलिवर जो था ना वो दिखने में भी अपने जो बाकी चिंपैंजीज थे उनसे बहुत अलग था, और उसका बिहेवियर भी बहुत अलग था। तो दिखने में मतलब कैसे अलग था? दिखने में ऐसे अलग था कि जब हम उसको देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ना ऐसा लगता था कि यार ये जो चिंपैंजी है ना, मतलब कुछ इसमें इंसान वाले फीचर्स जैसे दिखाई दे रहे हैं। 2 पैरों पे चलना, लाइक जस्ट नॉट 2 पैरों पे चलना, कि देखने में भी उसकी रिजेम्बलेंस ऐसी लग रही है कि यार ये ना थोड़ा सा ह्यूमन की तरफ ज़्यादा है ये। क्या मतलब शक्ल से? कैसे शक्ल से मतलब? हाँ, उसका जो फेशियल स्ट्रक्चर और फेस था ना वो ऐसा हाँ। लगता था कि ये ह्यूमन साइड पे ज़्यादा है। ओके, मतलब कि वो दिखने में ऐसा लग रहा था कि ह्यूमन ह्यूमन साइड पे ज़्यादा, हाँ ह्यूमनाइज्ड है ये, थोड़ा हाँ। सा ज़्यादा ह्यूमन साइड पे ज़्यादा है ये। अच्छा। तो अब क्या था कि उसके जो बिहेवियर्स थे, जैसे कि वो बाकी इन्हीं वजहों से ना वो बाकी सारी चिंपैंजीज के साथ भी घुल मिल नहीं पाता था, क्योंकि एनिमल किंगडम में ये चीज़ होती है कि एक स्पीशीज़ के जो एनिमल्स हैं, अगर उसमें से कोई भी एक थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाए ना कि दिखने में ऊटपटांग सा लग जाता है, तो वो काइंड ऑफ उसको ना अलग थलग कर देते हैं। अपना जो उनका ग्रुप होता है ना, वो उस ग्रुप के अंदर उसको मिला के नहीं रखते, वो अलग थलग छोड़ देते हैं, अपनी बिरादरी से उसको बाहर कर हाँ, दिया था। एक तरीके से ये। हाँ। तो जो बाकी जो चिंपैंजीज थे जो उन्होंने अपने घर में पाले हुए थे, वो उसके साथ ये चीज़ करने लग गए, ऑलिवर के साथ। तो क्या होता है कि ऐसे में जो बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो बिहेवियर देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि वो बड़े सैड हो जाते हैं, डिप्रेस टाइप हो जाते हैं, कि उनके पास कोई खेलने के लिए नहीं है, कोई टाइम बिताने के लिए मतलब ग्रुप नहीं है उनके पास, क्योंकि एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं। अब जो ऑलिवर था उसको इस चीज़ से ना कोई भी मतलब ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसको खुद इंसानों के साथ रहने में मज़ा आता था। अच्छा, वो खुद से ही चाहता था, मतलब खुद से भी वो उनके साथ नहीं रहता था, और इंसानों के साथ वो ज़्यादा रहा। मतलब बेसिकली उस घर के जो मेंबर्स थे जो उसको ट्रेन कर रहे थे वो उनके साथ ज़्यादा रहता था, उनके बच्चों के साथ खेलना कूदना ऐसे। अच्छा। तो अब स्टार्टिंग में तो सबको चीज़ लगी नॉर्मल कि चलो ठीक है, इट्स नॉर्मल। लेकिन जैसे जैसे वो चिंपैंजीज बड़े होने लगे और ऑलिवर भी बड़ा होने लगा, तो जो वाइफ थी, ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ थे, वो एक पूरी फैमिली थी। तो जो वाइफ थी ना
वो उसको ऐसे लगने लगा कि जैसे कि ना जो ओलिवर है उसके अंदर ना कुछ एज के साथ जैसे क्या होता है कि सेक्सुअल अर्जेस बढ़ती हैं, तो उसको ऐसे लगने लगा कि यार ओलिवर ना मतलब कुछ ऊट पटांग हरकतें कर रहा है। क्या हरकत कर दी भाई उसने? ऊट पटांग ऐसी हरकतें करता था, तो वो बोलती थी कि जब तक ये छोटा बच्चा था हाँ। तब तक तो हम इसको गोद में खिलाते थे, नॉर्मल लगता था, ठीक है, बट अब ये बड़ा हो गया है, आई थिंक सो अराउंड 15-16 ईयर्स का हो गया था ओलिवर, तो मतलब एक होता है ना हाँ, कि मतलब- ह्यूमंस की तरह वेल ग्रोन हाँ। बॉय, ठीक है। अब 15-16 साल के लड़के को तो कोई गोद में खिलाएगी नहीं उसकी माँ, ठीक है। तो लेकिन वो कहती थी कि ओलिवर का बिहेवियर अभी भी ऐसा है कि, और स्पेशली सिर्फ और सिर्फ वाइफ के साथ अच्छा, जो आदमी के साथ नहीं मिलता था वो? ना, जो मतलब लेडीज होती थी, फीमेल्स होती थी, और उस घर में जो क्या कहते हैं कि जो सबसे बड़ी फीमेल थी वो थी हस्बैंड वाइफ, लेट्स से उनका नाम हम रख लेते हैं, वाइफ हस्बैंड को कह लेते हैं हम रॉबर्ट, एंड वाइफ का नाम रॉमी कर लेते हैं हम। तो वो जो ज़्यादा अट्रैक्टेड रहता था ना वो रॉमी की तरफ रहता था, लेडीज की तरफ। एग्जैक्टली तो वो कहती थी कि जैसे कभी कभार इसको हम खेल कूद में इसको हक कर लिया, तो ओलिवर क्या करता था, छोड़ता नहीं था वो। अच्छा। उसने मतलब वो कहते हैं ना देसी वाला कोली भर ली, हाँ। तो कोली भर ही ली फिर उसने, वो छोड़ता नहीं था। ये बहुत ऊट पटांग की अजीबो गरीब तरीके से मतलब देखना उसका ओलिवर का, और टच करता था वो ऊट पटांग तरीके से, तो वो पता चल जाता है एक लेडी को, है ना। तो वो अपने उससे अपने हस्बैंड से उसने ये बात शेयर करी, रॉमी ने रॉबर्ट से ये बात शेयर करी कि भाई ये ओलिवर ना ऐसे ऐसे कर रहा है ये, एंड इट्स अ रियल स्टोरी भाई, ये सच में हुआ है ये। मतलब वो उसको टच करता था वैसे। हाँ। हाँ, लेडीज को पता चल जाता है कि मतलब कि कौन सा टच कैसा हाँ, है ना? इंटेंशन क्या है इसके इंटेंशन पीछे, क्या है वो पता चल ठीक है? जाता है। वो बताओ, तो what the fuck, अब bro? उसने वही तो ना यार, बंदर देखो बंदर। भाई। तो उसने अपने हस्बैंड से ये बात बोली, तो हस्बैंड ने, अब भाई ये तो मतलब कहते हैं ना कि ये बड़ी ही अननेचुरल सी चीज है Unnatural सी चीज है कि कोई बंदर एक ह्यूमन फीमेल की तरफ ऐसे अट्रैक्ट होने लगे कि वो उसके साथ ऐसे मतलब उटपटांग हरकतें करने लगे, ऐसे गंदे इशारे या गंदे तरीके से टच करने लगे उसको। हाँ, इट्स वेरी वही तो कह रहा अननेचुरल, हूँ। ठीक है। तो उसके हस्बैंड ने उसको बोला कि यार मे बी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, और चलो हो गया होगा एक दो बार ना, कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है, मे बी लग रहा होगा ऐसा तुम्हें। तो चलो बात आई गई हो गई। अब क्या हुआ कि कुछ दिन हो गए कुछ दिन बाद अब होता ये है कि रॉमी घर में अकेली है, ठीक है। घर में अकेली है, जो घर है अकेली है, और उनके घर के चारों तरफ बड़ा सा फील्ड है, एक उन्होंने अलग से बार्न बना रखा है जिसमें वो अपने मंकीज वगैरह को रखते हैं। अब रॉमी के साथ घर में है ओलिवर, अच्छा। ठीक है। अब रॉमी क्या कर रही है, रॉमी जो है डाइनिंग टेबल को साफ कर रही है, उस पर सारे सामान को ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है। ओलिवर आ जाता है, ओलिवर उसके साथ ऐसी हंसी मजाक कर रहा है, खेल रहा है, उसको छेड़ रहा है, अच्छा। ठीक है। अब ऐसी खेल खेल में क्या होता है कि ओलिवर रॉमी का सर पकड़ता है और उसको डाइनिंग टेबल पे ऐसे दबा देता है। तो फक क्या ठीक है? बता रहा है? हाँ हाँ सच में? हाँ, ये रियलिटी है? ये रियल है ये भाई। यूट्यूब पे ओलिवर द ह्यूमैनजी करके, ह्यूमन प्लस चिंपैंजी से वर्ड बना है, ओलिवर द ह्यूमैनजी अच्छा। करके एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री है अराउंड 1 आवर की इस चीज़ के ऊपर। उसमें वो लेडी खुद अपने मुंह से इस इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर रही है, पूरा का पूरा नैरेट कर रही है कि क्या किया ओलिवर ने उस दिन उसके साथ, कि जब उनको लगा कि भाई नाउ ऑल द लिमिट्स आर क्रॉस्ड। ये ये भाई वो कर दिया क्या, मतलब सीन उसने ये करा भाई, उसके बाद उसको दबा दिया पूरा, हाँ ठीक है, बेंड पोज में, ठीक है। और भाई वो पीछे से चिपक के उसके ऊपर उसने तो चालू कर दिया। चालू कर दिया? हाँ फिर आगे क्या हुआ? भाई वो चिल्लाने लगी वो कि अपने हस्बैंड को मारे, रॉबर्ट की मतलब ओलिवर से मेरे को बचाओ, इस तरीके नहीं, मतलब ये एकदम से क्या कर रहा है यार ये बंदर। ये मतलब काफी ज्यादा वियर्ड सी सिचुएशन हो गई ना। हाँ कि मतलब ये कर क्या, मतलब उसको भी समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है भाई, ये बंदर कर क्या रहा है साला ये। और चिंपैंजीज जो होते हैं ना, उनमें ना बहुत
ताकत बहुत होती है कि मतलब हाँ भाई, कोई वो भी तो है। अगर किसी को पकड़ लिया ना तो कोई भी ऐसी नॉर्मली उनके हाथ से छूट नहीं सकता। ये तो और अगर हकीकत उनको है। गुस्सा वुस्सा आता है ना तो मतलब मैंने डॉक्यूमेंट्रीज या डिस्कवरी पे देखा है तो भाई वो ऐसे हाथ पकड़ के पूरा तोड़ उखाड़ देगा। देते हैं वो यहाँ से, इतनी ताकत होती है चिंपैंजीज के अंदर। तो वो रेजिस्ट कर नहीं पा रही थी उतना, तो उसने अपने हस्बैंड को बुलाया, चिल्ला चिल्ला के जब आवाज़ आई तो रॉबर्ट आया घर के अंदर, तब उसने हल्ला मचाया और ओलिवर को हटाया साइड। तब वो रोने वोने लगी और उसने बोला भाई इस बंदर का कुछ इलाज करो, इसको निकालो यहाँ से, हम इसको नहीं बंदर रख हरामी सकते है भाई। हाँ। और उससे पहले हम्म, ये सिनेरियो होने से पहले क्या था कि जो ओलिवर था उसने ऐसे बिहेवियर्स और अपनी पर्सनालिटी में ऐसे एस्पेक्ट्स को डिस्प्ले करना शुरू कर दिया था भाई, कि वो क्या था ना भाई, क्या होता है कि बंदर जो होते हैं तुमने देखा होगा नॉर्मली 4 पैरों पे चलते हैं, ठीक है। बंदरों के तो यार इतने सारे क्लिप्स वगैरह आते हैं, ये चिंपैंजीज के, सॉरी, चिंपैंजीज हैं, गोरिल्लाज हैं, तो ये कि तुमने देखा होगा वो 4 काफ़ी पैरों ज़्यादा पे। मतलब फनी क्लिप्स होते हैं, देखने में कितना अच्छा लगता है कि हाँ वो अजीब व गरीब सी एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जू में आते हैं। हाँ तो देखा होगा हमने कि उन सारी क्लिप्स में कि इंसान की तरह 2 पैरों पे खड़े हैं, हाँ, ठीक है, लेकिन वो कूद भी रहे हैं। लॉन्ग टाइम तक नहीं होते भाई वो हाँ भी। तो उसमें क्या होता है कि ना कि जो उनकी मतलब फिजिकलिटी में ये चीज़ होती है कि जैसे इंसान चल तो वो अपने 2 हाथ 2 पैर पे सकता है जानवरों की तरह, बट पूरे दिन भर नहीं चल सकता, है ना। जैसे छोटे बच्चों के साथ वो घोड़ा बन के खेलता है, हाँ। ठीक है, और मजाक मजाक में 4 पैरों पे चल लेगा, बट वो हमेशा ऐसे नहीं रह सकता। 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। ये भी तो ज़्यादा ही बता रहा है भाई, इतना तो नहीं रह सकते। हाँ पर ओलिवर में क्या था कि ओलिवर के अंदर जो आदत थी ना, जैसे कि मान लो कि ओलिवर को बुलाएंगे हम, सपोज करो कि मैंने तेरे को, तू दूसरे कमरे में बैठा, मैंने तेरे को आवाज़ मार के बुलाया कि अमन 1 मिनट इधर आना, तो तू नेचुरली उसी तरीके से चल कर आएगा ना जिस तरीके से तेरी बॉडी की बायोलॉजी है, जिस तरीके से ह्यूमंस चलते हैं, जो उनका नेचुरल वे ऑफ वॉकिंग है। तो 2 पैरों पे चल के आएगा मेरे हाँ, पास, 2 4 पैरों हाथ पे। पैरों पे तो चल के नहीं आएगा ना, क्योंकि नहीं दैट्स ना। वेरी अननेचुरल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। सही बात है। तो अब होता क्या था कि जब वो ओलिवर को ऐसे कहीं आवाज़ मार के बुलाएंगे या ओलिवर चलता फिरता रहेगा घर में, तो ओलिवर हमेशा इंसानों की तरह ही चलता था 2 पैरों पे। भाई ये खतरनाक चीज़ है कि कोई बंदर, कोई चिंपैंजी ऐसी हरकतें कर रहा है। वो हमेशा 2 पैरों पे ही चलता था, और ऐसा नहीं कि नॉर्मली भी वो, हाँ अगर उसको बुलाएंगे ना नॉर्मली ओलिवर, नहीं ऐसे नॉर्मली नहीं कि मतलब घर में घूमते फिरते, मतलब वो 2 टांगों पे खड़ा है अपनी, जैसे इंसान खड़े होते हैं। एग्जैक्टली अच्छा। वो ऐसे ही रहता था। और सिंपल सा ना कि जैसे उसको आवाज़ मार के बुलाया ओलिवर, तो वो आएगा 2 पैरों पे ही, क्योंकि ये एक चिंपैंजी के लिए बहुत ही अननेचुरल चीज़ है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। वही तो है ना। उसके दिमाग से वो ट्रिगर कैसे हो रहा है कि नहीं मेरे को 2 पैरों पे चल के जाना है। या तो ये हो सकता है कि वो नोटिस कर रहा है किसी को, लेकिन वही वाली चीज़ है ना कि अगर नोटिस भी कर रहा है तो उसकी बॉडी उसको उतनी देर तक खड़े रहने के लिए 2 पैरों पे अलाउ नहीं कर सकती। हाँ, बायोलॉजी उसकी ऐसी है ही नहीं। ठीक है, अगर वो कोशिश भी करेगा तो कभी उसकी गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, ये सब चीज़ें होगी, क्योंकि वो अपनी बॉडी की फिजिकल बिल्डअप के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो फिर ये मतलब क्या थी, वो क्या चीज़ है कि वो ऐसे कर पा रहा है वो चीज़ें। अब ये बात खुलती है बहुत आगे जाके। उससे पहले क्या होता है कि एक तो ये उनको बिहेवियर दिखा उसका कि ये साला ये 2 पैरों पे क्यों चलता रहता है ये, हाँ, ठीक है। और टेबल पे भी बैठेगा तो इंसानों की तरह बैठेगा, ऐसे पैर नीचे हाथ ऊपर ऐसे करके, अच्छा, ठीक है। और ये सब चीज़ें उन्होंने देख ली थी कि यार इसका जो बिहेवियर है ना, जो हमारे यूजुअल एप स्पीशीज़ के जो मंकीज़, चिंपैंजीज, एनिमल्स होते हैं वैसा नहीं है, बहुत ही अलग बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा है। फिर उसके बाद जो रॉमी के साथ उसने किया उस दिन अकेले घर में डाइनिंग टेबल पे, तो उसके बाद तो हो गया कि भाई इस बंदर को बेच दो, ये यहाँ नहीं रह सकता। तो अब होता क्या है कि भाई वो ना अखबार में एक ऐड निकालते हैं, ठीक है, और ऐड में वो एडवर्टाइज उस चीज़ को ऐसे करते हैं कि ओलिवर
द ह्यूमन मंकी, ओके। ठीक है, और उसका फोटोग्राफ लगाते हैं न्यूज़पेपर में, और कि हम इसको बेचना चाहते हैं, और उसके सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स वगैरह सब कुछ लिखी जाती हैं कि लोग इसको खरीदें और जाए ये। तो क्या होता है कि न्यूयॉर्क में बैठा हुआ एक लॉयर उस ऐड को देखता है, तो वो उस ऐड को देख के बड़ा ही फैसिनेटिंग फील करता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना तेरे को कि ऑलिवर को कोई दिखेगा ना तो ये कहेगा कि यार ये मंकी कम ह्यूमन ज़्यादा लग रहा है। उसकी जितने भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम तब देखेंगे ना जब हम जाएंगे उसके सामने। जो उसका, जो मैंने तेरे को बताया फेस, उसका फेशियल स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन साइड पे ज़्यादा है। तो जब उस लॉयर ने उस मंकी के फेशियल स्ट्रक्चर को देखा तो उसको देखा कि यार ये तो मतलब कुछ अजब गजब है, और फिर उसने चीज़ें पढ़ी कि ह्यूमन मंकी है, ये इंसानों की तरह चलता है, इंसानों की तरह मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बैठना चलना। तो अब वो जाता है अपनी कार ड्राइव करके रॉबर्ट एंड रॉमी के घर पे। अब होता क्या है कि रॉबर्ट के पास गया, वो बोला कि भाई मेरे को आपका जो चिंपैंजी है बंदर, मेरे को वो देखना है और ख़रीदना है उसको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब उन्होंने जो सारे मंकीज़ थे अपने वो बाण में ही रखा करते थे। तो रॉबर्ट भी, सॉरी ऑलिवर भी वहीं था। तो रॉबर्ट उस लॉयर को अपने बाण में ले जाता है, ठीक है, वो नीचे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो बाण की जो बिल्डिंग होती है ना वो ऐसी होती है कि लकड़ी का बना हुआ होता है बहुत बड़ा, ठीक है, हाइट बहुत होती है। तो उसमें क्या करते हैं ना, उसमें बीच में एक गार्टर्स बिछा के और उसके ऊपर वुडन प्लैंक्स डाल के एक लेयर पार्टीशन बनाया जाता है ताकि नीचे और एक ऊपर भी फ्लोर क्रिएट हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो वो लोग नीचे खड़े हुए थे और रॉबर्ट वही काम करता है, ऑलिवर को आवाज़ लगाता है। और जब ऑलिवर आता है सामने निकल के, तो ये लॉयर भी उस डॉक्यूमेंट्री में मौजूद है। हमारे व्यूवर्स को कहूँगा मैं कि वो डॉक्यूमेंट्री देखो एक बार, मज़ा आ जाएगा। तो वो लॉयर ये बात बोल रहा था उस डॉक्यूमेंट्री में कि भाई जब वो बंदर मेरे सामने आया और वो नीचे सीढ़ियाँ उतर रहा था, कह रहा था कि भाई गूज बम्स आ गए थे उसको, उसे देख के चलता हुआ। हाँ, कि रूह कांप गई थी उसकी कि मतलब ये क्या नेचर का क्या अजूबा है, ये क्या है ये। कहता है कि हम खड़े हुए नीचे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, कह रहा वो मंकी 2 पैरों पे आया और पहले खड़ा होता है वो, हम लोग दोनों को देखता है, वो आई कांटेक्ट बनाता है हमसे, और फिर वो उतरता है सीढ़ियों से, कि जैसे एक हैवीली बिल्ट इंसान होता है ना, कंधे पीछे वजन, और उतर रहा है सीढ़ियों से, और कह रहा है कि उसके वेट से वो सीढ़ियाँ दब रही हैं और आवाज़ आ रही है उन सीढ़ियों में से। और वो आता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है, कह रहा कि भाई मेरे सामने सीन ऐसा क्रिएट हो गया कि मतलब प्लैनेट ऑफ द एप्स का कोई सच में आके खड़ा हो गया है एप। मैं वही इमेजिन कर रहा था जैसे तू बता रहा ना कि भाई वो ऐसे उतर के आ रहा था, वो आके खड़ा हुआ वो वहाँ पर आके, तो प्लैनेट ऑफ द एप्स का एप आके खड़ा हो गया उनके सामने। कोई रॉकेट था उसमें शायद जो था तगड़ा सा, प्लैनेट्स ऑफ द एप में, हाँ, तो वही वाली पर्सनैलिटी काइंड ऑफ। बिल्कुल। तो अब वो लॉयर जो था वो हो गया भाई ये तो मतलब जो एडवर्टीजमेंट में देखा था बिल्कुल ये वही चीज़ है। अब हो गया कि अब मैं इसको खरीदता हूँ। लॉयर का बेसिकली पर्पस ये था कि वो उसको खरीदने के बाद ना इसके ऊपर एक पूरा ना काइंड ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता था। अच्छा, कि ये चीज़ है क्या असल में। तो वो ले गया उसको। अब क्या होता है कि जब वो उसको न्यूयॉर्क ले आया, न्यूयॉर्क ले आके उसने उस मंकी को ना अपने अपार्टमेंट में रखा हुआ था। तो किसी जर्नलिस्ट को ये बात पता चल जाती है कि ये इस लॉयर ने उस ह्यूमन मंकी को ख़रीद लिया है। तो वो आके वो बोलते कि मुझे ना इसका इंटरव्यू चाहिए, पर उस टाइम पे ना वो उसको मना कर देता है। तो वो उसको ऐसे ब्लैकमेल करती है जर्नलिस्ट कि ठीक है तुम मेरे को इंटरव्यू मत दो, लेकिन मैं अगर कल के दिन न्यूज़पेपर में छाप दूंगी कि न्यूयॉर्क लॉयर हैज़ द डीमन
बिगफुट इन हिज हाउस, ओह, तो फिर उसने सोच लो तो- तुम्हारी इमेज का क्या होगा। उसने तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल दिया उसे। ठीक है, कि फिर सोचो तुम्हारी इमेज का क्या हो गया, क्या होगा। तो अब वो कहता है कि हाँ ठीक है व्हाटएवर, तो ऐसे आई करता है। फिर वो लॉयर नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में जाता है, तो ऐसे उसको अफवाह सुनाई देती है कि अरे यार, कि हमने सुना है कि भाई वो जो ह्यूमन मंकी था वो किसी न्यूयॉर्क के लॉयर ने खरीद लिया। तो उसकी रूह कांप जाती है कि भाई ये अफवाह अच्छा। फैला दी है अब इसने, मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी। तो वो जर्नलिस्ट को बोलता है ठीक है मैं इंटरव्यू दूंगा तुम्हें। वो आती है जर्नलिस्ट से इंटरव्यू वगैरह लेती है नॉर्मल, और उसको अखबार में छाप देती है कि तरीके से इमेज ख़राब ना करते हुए इस टाइम पे छापती है वो, एक सही इमेज को प्रेजेंट करे उस लॉयर की। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब ये खबर बन गई आग बिल्कुल। ठीक है, जिस तरीके से जो लॉयर ने देखा, जिस टाइम पे सब वो बताया उसने। गया था उसको खरीदने के लिए, जो उसने सारे उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स और जो देखा उसने किस तरीके से वो इंसानों की तरह आया चल के, सब कुछ उसने बताया, तो उसने छाप दी। अब ये खबर बन गई भाई आग की तरह फैल गई ये खबर। तो अब क्या हुआ, अब और लोग अप्रोच करने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसे जगह से उसको इनविटेशंस आने लग गए, जैसे सर्कसेस से, और स्पेशली ऐसी जगह, मतलब काइंड ऑफ कहते हैं स्पेशल, उसी मंकी को दिखाने के लिए ना लोग काइंड ऑफ वो लगाने लग गए, क्या कहते हैं कि फेयर लगाने लग गए। हाँ, मतलब एक मेले। हाँ, फेयर लगाने लग गए, मेले मेले लगाने। लगाने लग गए कि यहाँ पे उस मंकी को डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब ये बात पहुंची उड़ती उड़ती जापान तक, जापान के एक बिजनेसमैन के पास। तो वो मेले में लेके जाते थे उसको। हाँ, दिखाते थे उसको। अच्छा, ठीक है, अब वो लॉयर को पैसा मिलने लगा उससे, बढ़िया चल रहा है। ओके, उसकी कमाई स्टार्ट हुई हाँ, उससे। तो अब होता क्या है कि भाई तुम्हारा जापान के एक बिलियनर को, या बिलियनर नहीं था आई थिंक, जो शायद एक बिजनेसमैन था, उसको ये बात पता चल जाती है कि अमेरिका में ऐसे ऐसे करके कोई ह्यूमेंजी है चीज़ बड़ी गजब, और उसको मतलब अलग अलग जगह पे लेके जाया जा रहा है, और लोग देखने के लिए उसको खूब इकट्ठा हो रहे हैं, और टिकट विकेट खरीद रहे हैं सब। उसने दिमाग लगाया कि ठीक है, जापान में भी एक ऐसा टूर कराते हैं हम, और इस खबर को जापान में ही फैलाते हैं। तो वो बिजनेसमैन उस लॉयर से मिलता है, बात करता है। तो वो लॉयर उसको कहता है कि यार देखो, कि मैं नहीं चाहता कि खाली ना तुम इसको एक काइंड ऑफ डिस्प्ले वाली चीज़ की तरह दिखाओ कि अरे वाह क्या अजब गजब चीज़ है। हाँ, वही मतलब ठीक है? शोकेस ही कर रहे हैं हाँ, वो कि उसको। इसको एक शोकेस की तरह मत प्रेजेंट करो लोगों के सामने। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है इसके अंदर, तो इसके ऊपर एक पूरी साइंटिफिक रिसर्च करी जानी चाहिए। तो क्या पता हम जो कहते हैं ना, वो इंसानों के और एप से एवोल्यूशन होने के बीच में कोई एक मिसिंग लिंक है। हाँ, ठीक है, तो कहते हैं क्या पता हम इसके जरिए उस मिसिंग लिंक तक पहुंच जाए, और क्या पता यही वो मिसिंग लिंक हो। है ना? तो गहराई वाली बात कही तूने। हाँ, तो वो बिजनेसमैन राजी हो जाता है। ठीक है, तो वो जाते हैं जापान, ओलिवर भाई साहब और वो। तो अब क्या होता है कि भाई इस चीज़ में मेरे को ये पता चला कि मीडिया जो है ना, किसी भी चीज़, वो चीज़ 5 हो गई ना, उसको दिखाने का तरीका ऐसा कर देती है, वो चीज़ 5 से 50 बन जाती है। तो क्या होता है कि वो जाते हैं मीडिया में। अब वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है, मीडिया वाले घुस जाते हैं पहली प्लेन के अंदर, जिस प्लेन में ओलिवर आ रहा था, एकदम प्राइवेट प्लेन से आते हैं वो, घुस जाते हैं। तो वो दिखाते हैं, तो ओलिवर के साथ ना फोटोज़ खींच रहे होते हैं। तो ओलिवर को ऐसे दिखाते हैं कि वो बैठा हुआ है टेबल पे, और इंसानों की तरह फोक एंड नाइफ यूज़ करके खाना खा रहा है वो। ठीक है, ऐसे करके फोटोज़ वगैरह। तो जापान में तो आग लग गई भाई फिर। Insane. ठीक है, फिर क्या होता है कि फिर जिस पर्पस के लिए वो आया था लॉयर अपने ओलिवर के साथ, कि इसके ऊपर कुछ हम साइंटिफिक रिसर्चेस करेंगे, कुछ जानेंगे इसके बारे में, तो वो चीज़ हो जाती है सिर्फ 10%, और बाकी का 90% वही हो जाता है भाई, शोबिज़ बन जाता है एक पूरा। ठीक है, कि जा रहे हैं रियलिटी शोज़ पे, जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, बिजनेस बना दिया उसका, है ना। तो जो लॉयर है वो उस बिजनेसमैन से बोलता है कि भाई देख, अब बहुत हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ इसको वापस लेके। या तो जो हम साइंस वाला पार्ट एक्सप्लोर करने की सोच रहे थे ना, या तो वो कर, नहीं तो भाई टाटा बाय बाय। तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम साइंस वाला पार्ट एक्सप्लोर करते हैं। अब हो गया जो होना था, शोज़ वगैरह कमा लिए खूब पैसे। फिर क्या होता है कि वो काफ़ी सारी साइंटिफिक लैब्स में ना उसके सैम्पल्स वगैरह लिए जाते हैं, सब कुछ। फिर वो आ जाता है वापस यूएस। फिर वो यूएस में भी लैब्स और साइंटिस्ट के पास जाता है, और प्रॉपर
जो एवोल्यूशनिस्ट हैं और जो भी मतलब इन चीज़ों पे रिसर्च वगैरह करते होंगे, उन सब को ओलिवर के जो टेस्ट सैंपल्स होते हैं वो दे दिए जाते हैं। अब होता है वेट, उसके बाद 1-1.5 महीने बाद रिपोर्ट्स आती हैं और रिपोर्ट्स में कमाल की चीज़ है। क्या है? कमाल की चीज़ें क्या निकलती हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, और जो चिंपैंजीज हैं, जिस स्पीशीज से ओलिवर बिलोंग करता था, उनके अंदर होते हैं 48 क्रोमोसोम्स, ठीक है। ठीक है। लेकिन ओलिवर के अंदर मिलते हैं 47 क्रोमोसोम्स। वो बीच की कड़ी वाला वो है। तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल मतलब बीच में फिट हो रहा है एकदम। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, बीच की 46 एंड 48 ये बिल्कुल बीच में बैठ रहा है 47 क्रोमोसोम्स। तो ये चीज़ निकल कर आती है, तो और सब लोग बड़े फैसिनेटिंग। फिर अब जब ये है तो फिर इसके अराउंड बहुत सारी कहानियाँ निकल के आने लगती हैं। तो कोई एक लेडी होती है, वो बोलती है कि ऐसे ऐसे मैं एक रिसर्च में इन्वॉल्व थी जिसमें मेरे अंदर एक मेल चिंपैंजी का स्पर्म डाला गया और मैंने एक ह्यूमैंजी, एक चिंप प्लस ह्यूमन के बच्चे को जन्म दिया मैंने ऐसे करके। और फिर उसको मेरे से ले लिया गया, फिर मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। फिर कोई बोलता है कि कहीं से खबर आती है कि ऐसे ऐसे कोई एक सीक्रेट लैब है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था, एक चिंपैंजी, फीमेल चिंपैंजी के अंदर ह्यूमन स्पर्म डाला जाता है और उसका बच्चा पैदा होता है, लेकिन जब वो डिलीवर कर रही होती है उस बच्चे को तो मर जाती है माँ। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी सारी खबरें निकल कर आने लगी। और जब इस टाइप की जो खबरें जब फैलती है तो क्या होता है, इन सब चीज़ों को ना एक वो मिलता है, सपोर्ट मिलता है कि हाँ मे बी कि ओलिवर सच में एक ह्यूमैंजी है। बहुत मतलब बहुत रिसर्च हुई, सब कुछ हुआ, तो वही चीज़ कई सारे लोगों के पास डेटा था कि जो ये बता रहा था कि जो ओलिवर द चिंपैंजी है वो एक नॉर्मल चिंपैंजी है। लेकिन एक बहुत बड़ा चंक ऑफ डेटा ऐसा भी था जो ये प्रूव कर रहा था कि ओलिवर द चिंपैंजी एक ह्यूमैंजी है। मैं पॉडकास्ट में हम इस इमेज को लगाएंगे ओलिवर की, ठीक है। वो वही है, वो हम लोग कहते हैं ना मिसिंग लिंक, द मिसिंग लिंक। तो सबसे बड़ी जो मिस्ट्री जो फेमस हुई ओलिवर द चिंपैंजी के ऊपर, वो यही थी कि ये एक मिसिंग लिंक हो सकता है। अब वही है ना कि वो अपने आप में एक लोता ही एक ऐसा पीस था। हाँ, उसके अलावा ना कोई चिंपैंजी ऐसा मिला, हाँ, ना ही हुआ इससे पहले कभी, और ना ही आज तक मिला कभी। और वो 2012 या 13 तक वो जिया और 2012 में ओलिवर द चिंपैंजी ने दुनिया छोड़ दी। इंसेन भाई। तो ये मिस्ट्री है उस चिंपैंजी के पीछे की। एक चिंपैंजी ओलिवर जिसका नाम था 1970s में, वो एक प्रॉपर ह्यूमन की तरह चलता था, उठता था, बैठता था, और उसके जो फीचर्स थे बॉडी की, फेस के फेशियल फीचर्स थे उसके, वो काफी वैसे मैंने ये वाली फोटो देखी है उसकी, काफी ह्यूमन साइड पे थे। ये वाली फोटो देखी है मैंने उसकी, तो उसका ना, हाँ तू सही कह रहा था कि उसका जो फेशियल वो है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन से मैच करता है। हाँ, ह्यूमंस की तरफ ज्यादा है वो। हाँ, वो देखने से लगेगा कि हाँ ये कि हाँ इसमें कुछ तो कुछ इंसानी है, इसमें कुछ तो है कि जो मैच कर रहा है ह्यूमन से, ऐसा है उसमें। तो वही चीज़ ने बड़ा ही इस चीज़ को मतलब कहते हैं ना कि प्रोपेल किया, इस बात को बहुत आगे बढ़ाया कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर उसका फेस ही था, कि उसका फेस इतना डिस्टिंक्ट था ना बाकी चिंपैंजीज से कि भाई, कि हर कोई देखने वाला पहली नज़र में यही बोले कि यार सच में इसमें कुछ इंसान वाला फैक्टर तो है। तो उसके जो बाकी जो चिंपैंजीज वो लेके आया था, वो उन्हीं के साथ रहता था। हाँ, उन चिंपैंजीज को प्लस ओलिवर द चिंपैंजी, इन सबको एक साथ खरीदा गया था, एक साथ एक ही जगह से खरीदा गया था। हाँ, और रखा भी एक ही जगह, बस वो उनसे अलग थोड़ा अलग फिर था। वो जैसे जैसे बड़े होने लगे तो वो उनसे अलग रहने लगा, क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा अलग मानता था उनसे। हाँ, वो क्लैन से थोड़ा वो अलग
डिस्प्ले करता था फीचर्स को अपने कैरेक्टर से, उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग थी, तो वो उनके साथ फिट नहीं हो पा रहा था, और दूसरा वो उनके साथ फिट होना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वो इंसानों की तरह चलता था, उसको इंसानों के साथ ही उठना बैठना पसंद था। और जब वो 16 साल का हुआ, मैच्योर हुआ वो, और उसको सेक्सुअल अर्जेस आने लगे, तो उसने रॉब की बीवी को पकड़ लिया उसने। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे तू बता रहा है ये चीज़, ये तो रियलिटी है। हाँ हाँ, है ना, क्योंकि इसके बाद में तू बता रहा है डॉक्यूमेंट्रीज हैं, डॉक्यूमेंटरीज है, प्रॉपर फाइल्ड हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं फाइल्ड जो हाँ। मिल जाएंगे इंटरनेट पे। तो मैं कहीं ना ये सोच रहा हूँ कि जो मूवी आई थी प्लैनेट ऑफ द एप्स, प्लैनेट ऑफ द एप्स, वो इसी से इंस्पायर्ड है। पॉसिबिलिटी हो सकती है, बहुत बड़ी उस possibility मूवी हो ने सकती है। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत तहलका मचाया उस मूवी ने भी। हाँ। तो मुझे ऐसी लगता है कि मतलब वो मूवी उसमें भी, उसमें मूवी में भी तो ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया है ना, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है वो, कि भाई एक मोमेंट के बाद वो जो केमिकल इन्फ्यूजन होता है सीजर के अंदर, और क्या होता है उसमें, सीजर की जो माँ होती है उसको वो केमिकल दिया जाता है, ठीक है, और सीजर की माँ प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको वो केमिकल दे दिया जाता है, तो वो सारे के सारे जो ह्यूमनली कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स थे वो उसकी माँ के थ्रू सीजर के अंदर आ जाते हैं। तो अब सीजर क्या है ना, जो सीजर कैरेक्टर था वो एक्सपेरिमेंट से नहीं बना, मतलब उसके अंदर वो जो फीचर्स है ना, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं, वो किसी दवाई की वजह से नहीं आए जो उसको दी गई है, वो उनके साथ पैदा हुआ है, वो उसके जीन्स में है, वो जेनेटिक्स में है उसके अंदर। मतलब कि जो भी छेड़छाड़ हुई है वो उसकी माँ के साथ हुई है, बट उस छेड़छाड़ की वजह से सीजर के जीन्स में वो चीज इनबिल्ट हो गई। तो कुड बी पॉसिबल कि ओलिवर द चिंपैंजी अब वही है का ना जो पास्ट हो, क्या पता वो ऐसा ही कुछ रहा हो, और उसके बाद लैब ने उसको छोड़ दिया हो बाहर कि नहीं हुआ सक्सेसफुल। हाँ, हो सकता है भाई, है ना, लेकिन थोड़े थोड़े फीचर्स उसके अंदर ऐसे बिल्ट हो गए कि हाँ वो ह्यूमन जो हरकतें हैं वो डिस्प्ले करने लगा। और जो सबसे मतलब सबसे मेरे को स्कैरी और सबसे फैसिनेटिंग पार्ट भी वही लगा, जब वो रॉब की बीवी रॉमी को डाइनिंग टेबल पे दबा लेता, जब उसको सेक्सुअल अर्जेस। तो क्योंकि सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है ना कि उसके दिमाग में ये समझ कैसे डेवलप हुई कि ये फीमेल है और मैं इसके साथ वो रिलेशन बना सकता हूँ। अब जैसे एनिमल्स हैं, सेक्सुअल अर्जीज होती हैं, है ना, लेकिन वो उसको पूरा करने के लिए अपने ही तरह के जीव के पास ही तो जाएगा। एग्जैक्टली, जैसे एक डॉग है तो वो फीमेल डॉग के पास ही जाता है, ऐसा नहीं कि वो किसी ह्यूमन फीमेल के ऊपर चढ़ जाता। एग्जैक्टली वही चीज़ है ना। और ऐसे ही जो एक फीमेल डॉग होती है, अगर उसको सेक्सुअल अर्जेस हैं कुछ, ठीक है, वो इंटरकोर्स के लिए, मेटिंग के लिए एक मेल डॉग के पास ही जाएगी। ऐसा नहीं ना कि किसी ह्यूमन मेल को कुछ हरकतें करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करने ऐसा तो नहीं है कोई मतलब कुत्ता जो है वो शेरनी के ऊपर जा रहा है वहाँ पे, है ना? ऐसा तो नहीं है ना। एग्जैक्टली, ये चीज़ भी है। तो उसकी वो समझ डेवलप होना कि ये एक फीमेल है, ह्यूमन फीमेल है, तो जो मेरे अंदर डेवलप हो रही है अर्जेस, वो मैं इसके साथ पूरी कर सकता हूँ। वही चीज़, वो समझ कैसे डेवलप हुई उसके अंदर। वो चीज़ है कि उसने ये समझ लिया वो चीज़ कि हाँ मेरी नीड ये पूरी कर सकती है ना। तो वो समझ कैसे डेवलप हुई यार उसके अंदर, वही सोचने वाली बात है। यही पूरी मिस्ट्री है इसके पीछे। तो भाई वो तो अभी कहाँ है वो, अभी मर गया है? 2012 में, 2012 या 13 में वो खत्म हो चुका है। वो उसने दुनिया को छोड़ दिया, ओलिवर द चिंपैंजी ने। अरे यार, उस पे एक्सपेरिमेंट्स होते तो पता लगता चीज़ों का, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उसमें पता चली ना कि भाई 46 ह्यूमंस के अंदर 48 चिंपैंजीज के अंदर, बट ओलिवर के अंदर 47 थे। वो बिल्कुल 46 और 48 के बीच में था। हाँ, तो मैं इसको कह सकता हूँ मिसिंग लिंक हो सकता है। मिसिंग लिंक हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है इस बात की भी। अब वही ना, उसके बाद तो कोई है ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक मिस्ट्री मैं लेके आया हूँ, और इसके तार जो हैं वो जुड़ते हैं जाकर तूतनखामन से, इजिप्ट में। तो कहानी की शुरुआत थोड़ी ऐसी होती है कि एक बंदा था जिसका नाम है काउंट लुइस हैमॉन। ओके। तो ये जो बंदा है ना, ये पेशे से ओकल्टिस्ट है, और तेरा ये साइको हीलर भी करता, साइको हीलिंग भी करता है ये बंदा। और
एस्ट्रोलॉजर भी है, मतलब उस टाइम का अपने आप का मतलब काफ़ी जाना माना इंसान है ना। अगर देखोगे ना इंटरनेट पे तो भाई बहुत मिलेगा इसके बारे में। अच्छा। तो ये अपनी बीवी के साथ एक जर्नी पे था, उस टाइम पर इजिप्ट में था। तो इसका क्या था ना, जब ये जा रहा था वहाँ पे इसकी मुलाकात एक लोकल आदमी से होती है, शेख से, है ना। उससे थोड़ी जान पहचान होती है, तो वो उसको बताता है, जो लुइस को एक नाम से और जानते, कीरो के नाम से भी जानते हैं। तो कीरो को बोलता है कि ऐसे ऐसे मेरा एक दोस्त है और वो जो है ना उसको मलेरिया हो रखा है, तो क्या आप उसको हील कर सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। तो वो उसको शेख के पास ले जाता है ना। तो वो अपनी साइकिक हीलिंग पावर से उसको ठीक कर देता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, वो शेख जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर होता है ना, वहाँ का जाना माना शेख होता है। तो वो उसको ना गिफ्ट देता है एक। वैसे वो कहीं पे भी जाता था ना कीरो, तो उसको काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट मिलते थे, क्योंकि वो जाना माना आदमी है और लोगों को ठीक करता है, उनको क्योर करता है, तो उसको हर कोई गिफ्ट देता था। तो ऐसे ही उस क्या नाम है, राजा ने भी, मतलब सॉरी, उस शेख ने भी उसको गिफ्ट दिया, और गिफ्ट बहुत ही अनयूजुअल था गिफ्ट था वो। पता क्या था वो गिफ्ट में? था? एक कटी हुई हाथ की हथेली। इतना, मतलब इतना कटा हुआ हाथ दिया उसने? हाँ, उसको गिफ्ट में इतना कटा हुआ हाथ दिया। तो पहले तो देख, और वो हाथ भी ऐसा था ममीफाइड हुआ है ना, उसके ऊपर प्रॉपर बैंडेजेस वगैरह मतलब बहुत ही गंदी कंडीशन में था वो। मतलब एक मम्मी का हाथ था। हाँ, मम्मी का हाथ था, वो ब्लैक पड़ा हुआ था बिल्कुल। तो उसको वो दिया, वो देख के पहले तो घबरा गया भाई, ये क्या सी बात है यार, कि ये क्या दे रहे हो। तो वो उसको मना भी करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि वो उसको नाराज नहीं करना चाहता था शेख को। तो उसने बेमन से ले लिया। अब वो उसको लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। ठीक है। तो अपनी पत्नी को दिखाता है वो, तो उसकी पत्नी तो वैसे ही मतलब देख के उसको घबरा जाती है कि क्या लेके आया है। और उसके बाद उसकी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या चीज़ एग्जैक्टली, है ना। तो उसमें पता लगता है कि एक राजा हुआ करता था इजिप्ट का, और उस राजा का नाम है अखीनातन। हाँ, अखीनातन जो है ये बहुत फेमस किंग है इजिप्ट, बहुत फेमस किंग है, और उसका तूतनखामन का ससुर कहते हैं उसको। अच्छा, है ना, फादर इन लॉ है उसका। ओके। और वैसे तो एक मिस्ट्री हो रहा है कि ये भी कहा जाता है कि तूतनखामन का जो फादर है वो अखीनातन ही है। मतलब ससुर ही बाप है? ससुर ही बाप है, बाप ही ससुर है, बाप ही ससुर है। तो ये इस मिस्ट्री का पता लगाना हम लोग कि क्या ये अपने आप में मिस्ट्री है। ये भी एक मिस्ट्री है वैसे, क्योंकि जब मैं देख रहा था ना तो मेरे को पता लगा, मैं खुद कंफ्यूज, मैंने कहा क्या चीज़ है भाई ये। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अखीनातन जो है ना, उसकी एक बेटी थी। तो उसकी बेटी को कहते हैं कि मतलब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली थी। तो एक बार क्या होता है, अखीनातन अपनी बेटी से लड़ाई करता है, एक रिलीजियस को उसको लेकर के, बातचीत को लेकर के। दोनों में काफ़ी झड़प हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अखीनातन। अब वो सोचता है कि मुझे इससे बदला लेना है, अपनी बेटी से ही। अपनी बेटी से? हाँ, कि ये मेरी बात को क्यों नहीं मान रही है ना, मेरी बात से क्यों एग्री नहीं कर रही है। ठीक है ना, रिलीजियस पर्पस को लेकर के। तो वो क्या करता है, वो अपनी ही बेटी का रेप करवाता है। क्या? हाँ, अपनी ही बेटी का रेप करवाता है। उसके बाद वो, क्या बात कर, हाँ भाई, हाँ, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, लिखी हुई हैं, ऑन इंटरनेट सर्च करो सब मिलेगा। तो वो अपनी भी ही बेटी का रेप करवाता है। तो जितनी बार बोल रहा है भाई, मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को। अब भाई जो है हकीकत, जब मैं तेरे को ये बता रहा हूँ कि इतनी सी बात के लिए कि उसकी अपनी खुद की बेटी एक रिलीजियस टॉपिक पे अग्री नहीं कर रही है उसके साथ, वो सोचता है इससे बदला लूंगा, और उस बदले को लेने के लिए वो रेप करवाता है उसका। वो रेप करवाता है भाई उसका। इसलिए इजिप्शियन सभ्यता खत्म हुई है। वही तो, अब मैंने बताया नहीं तेरे को कि तूतनखामन का ससुर भी वो है, बाप भी वो है। अब ये नहीं पता कैसे है। ओह शिट, इनसेन यार। तो वो अपनी बेटी का रेप करवाता है, और वहाँ के जो पुजारी होते हैं, उसके खुद के होते हैं वो, जो भी होते हैं, है ना, उनसे उसको मरवा देता है। और मरवाने के बाद उसको दफनाने जब जाते हैं ना, पहले तो उसको ममीफाइड करते हैं पूरा, अपना लपेट के पूरा पट्टियों में। तो वो उसका एक राइट हैंड जो होता है उसको काट देता है। वो उसका, अब उसका काटने का पर्पस भी यही था कि उसकी बेटी को स्वर्ग नसीब ना हो।
क्योंकि हाँ अब बताऊंगा ये क्या है इसके बारे में। तो जब वो उसको ना और सीक्रेट तरीके से अपनी जो सिटी होती है उसके बीच में गड़वा देता है उसको। ठीक है। ठीक है, उसके बाद जब वहाँ के विलेजर्स को पता लगता है तब वो ये चीज़ कहते हैं कि इसकी बेटी को ना स्वर्ग नसीब नहीं हुआ क्योंकि उसकी बेटी का एक अंग गायब है। है ना, कि जब तक जो डेड बॉडी होती है उसके पूरे हाथ पैर सही सलामत ना हो, सब कुछ मतलब सही होता है हाँ, ना, इजिप्शियंस की ये मान्यता थी। तो उसको स्वर्ग नसीब होगा। अब उसका है नहीं तो उसको नहीं होने का। ओके। तो ऐसी मान्यता थी। और वो ये भी कहते थे कि ये अपना बदला लेगी आकर के अच्छा। वापस। हाँ ओके। तो ये कहानी जब उसको पता चलती है मतलब कीरो की वाइफ को, तो वो कहती है कि इसको तो भाई यहाँ नहीं रखना, इसको फेंक दो। मतलब श्रापित चीज़ है, श्रापित चीज़ है एक तरीके की, बहुत ही डेंजरस चीज़ है। तो वो क्या करता है, उसका एक फ्रेंड होता है कीरो का, उसका नाम होता है जो तूतन खामन का जो मकबरा खोजा गया था, कार्टर नाम है। हाँ उसका फाइनेंसर जो था वो कार्टर नाम है आई थिंक उसका। नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट का नाम कार्टर है। हाँ वो आर्कियोलॉजिस्ट था, जो फाइनेंस वाला था वो बंदा जिसने पैसा लगाया था, शायद उसका नाम लॉर्ड कैरनन करके ऐसे कुछ था। हाँ वो ऐसी है, लॉर्ड करके कुछ है। तो वो उसका फ्रेंड होता है कीरो का। तो अब क्या करता है ना वो, अब उसको सलाह चाहिए होती है कि मैं क्या करूँ इसके साथ, क्योंकि वो बंदा तो भाई वो पैसा ही उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करता है कि जहाँ पे बढ़िया सौदा मिल जाए। तो वो सोचता है कि मैं अपने फ्रेंड को लेटर लिखूंगा, उसको बताऊंगा इस बारे में, हो सकता है वो इसका कुछ जुगाड़ कर दे। सही बात। ठीक है, तो वो लिखता है उसको लेटर। तो जब उसका जवाब आता है वो कहता है कि तुम देखो इसको कहीं म्यूज़ियम वगैरह में दो इसको, हो सकता है वो तुमसे परचेज कर लें। तो वो जाता है फिर म्यूज़ियम में, वो यकीन नहीं मानेगा, वो जाता है बंदा करीबन 10-12 म्यूज़ियम्स में जाता है, सब उसको मना कर देते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं। तो फिर उसके बाद वो परेशान हो जाता है कि भाई इससे तो छुटकारा ही नहीं मिल रहा। एक तरीके से वो लग गया उनके साथ, हाँ, कि अब हाँ कहीं जगह मिली नहीं कि इसको ठिकाने लगाया जा सके। तो फिर वो दोबारा से उसको अपने दोस्त को लेटर लिखता है कि इसका कुछ नहीं हो रहा, अब तुम बताओ इसका सजेशन कि मतलब इसका क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो अब जो लेटर उसके पास पहुंचने में लेट होता थोड़ा, है ना, वो टॉम ढूंढ रहा होता उधर तूतनखामन का। अच्छा, ये कहानी वहाँ चल रही है अब। ठीक है। तो अब इधर ये कहता है कि कीरो कहता है कि मुझे लगता है ना कि इसका अंतिम नहीं, इससे पहले वो क्या करते हैं, जब छुटकारा नहीं मिलता उससे, वो उसको अपने लंदन वाले घर में जाके ना, उसको उनकी एक वॉल होती है, उस वॉल में एक तिजोरी होती है। अच्छा, उसमें रख देते हैं उसको, उसमें 22 साल के लिए डाल देते हैं उसको। ओह शिट। ठीक है, 22 साल बाद जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो जाते हैं उसको निकालने के लिए, और वो देखते हैं कि जो हाथ की जो पहले कंडीशन थी, अब वो हाथ बिल्कुल सही है, उस पे नया मांस आ रहा है भाई। क्या बात कर रहा है, मतलब हाँ, वो हाथ अब ठीक हो रहा है। वो ठीक हो रहा है हाथ। वो ऐसे देखते हैं उसको कि वो हाथ ठीक हो रहा है यार। तो फिर वो कहता है कि हम अब उसकी पत्नी बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब वो देख के ना बेहोश हो जाती है भाई। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जाएगी, कटा हुआ हाथ, हाँ, जो तो मतलब सड़ गल के एकदम खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, वो 22 सालों में वो ठीक हो रहा है। उसकी मांसपेशियाँ ऐसे बन रही हैं, इस तरीके से ऐसा हो रहा था। तो उसकी पत्नी कहती है नहीं अब इसको और नहीं झेल सकते, एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं उसको। तो उसका वो बोलता है कि मेरे को तो बस एक ही चीज़ समझ आ रही है, इसका हम लोग सही तरीके से अंतिम संस्कार कर देते हैं हाथ का। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो एक चिमनी में आग जलाते हैं, उसमें उस हाथ को डाल देते हैं। अच्छा। और उसकी जो वाइफ होती है, एक इजिप्शियंस की ना किताब होती है, जिसमें उस किताब का नाम है आई थिंक इजिप्शियंस ऑफ द डेड, ऐसे करके कुछ नाम है। हाँ, बुक ऑफ डेड करके उसका नाम है। तो उसमें एक मंत्र होता है जिसे पढ़ने से ना, मतलब जब कोई मर जाता है तो वो मंत्र पढ़ा जाता है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। तो वो उसकी वाइफ जो है वो मंत्र पढ़ रही होती है, और जैसे मंत्र पढ़ने के बाद जब किताब को बंद करती है तो वहाँ एकदम से बहुत तेज़ हवा चलने लगती है कमरे के अंदर। उस कमरे के अंदर ऐसे सराउंडिंग में हवा घूमती है। वो दोनों के दोनों वहीं जो फ्लोर होता है उस पर गिर जाते हैं, और गिरने के बाद वो बताता है कि वो हवा ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई ठंडी हवा के बीच में भंवर में हम लोग खड़े फंस गए हो। अच्छा। गिर गए ना, वो फ्लोर पे गिर गए, इतनी तेज हवा चल रही थी। हाँ, भवंडर सा उठ रहा वहाँ पे। गॉड, फिर सुनने में ऐसा लग रहा है ये फैंटेसी टाइप का, लेकिन हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा है दा मम्मी मूवी का कोई सीन होगा। हाँ, भाई। तो वो फिर एकदम से अचानक से दरवाज़ा खुलता है वो, और वो बताता है बंदा कि एक क्या नाम है, एक लेडीज़ है, एक लड़की है
जो जिसकी हाइट काफ़ी ऊंची हाइट है, उसका सर भी बहुत बड़ा है, मतलब ऐसे ऊंचा सा, और वो ऐसे हवा में ऊपर तैरती हुई, फ्लोट करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है, और वो आग के पास जाती है, वो चिमनी के पास जहाँ पे वो हाथ जल रहा होता है, वो ऐसे झुकती है, झुकने के बाद गायब। और वो जब जाके देखते हैं, वो हाथ भी वहाँ से गायब हो चुका होता है। भाई वो हाथ ले गई मतलब? वो अपना हाथ ले जाती है। ओह शिट। और वो बताता है कि जब वो आ रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था उसके हाथ से ऐसे खून, ब्लड की धार बह रही होगी। अच्छा। हाँ, वो ऐसे बताता है वो जब देता है ना बियो। और भाई जिस जगह पे वो सीन होता है, जहाँ मतलब वो चीज़ें चल रही होती है, वहाँ एक कारपेट बिछा होता है ना। वो जो कारपेट है, उस पर उसके चलने के पैरों के निशान आज भी मौजूद है। आई थिंक लंदन के किसी म्यूजियम में वो है, वो कारपेट रखा हुआ है, रखा हुआ है, वो आज भी रखा हुआ है। यार। तो ये सिनेरियो हुआ था। और वहाँ जहाँ वो बंदा क्या नाम है, लॉर्ड करके जो नाम है, वो तूतनखामन का वो कर रहा होता है, मकबरा ढूंढ रहा होता है। यहाँ से ये जो होता है कीरो, उसको एक और लेटर लिखता है कि जो तुम कर रहे हो, मतलब वहाँ से वो बता देता है उसको कि मैं ना अभी ऐसे ऐसे तलाश कर रहा हूँ, इसमें बिजी हूँ मैं अभी, है ना, तो मैं अभी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो ना, उसके बारे में एक बात फिर से सोचो, है ना। और ये बता देता है, क्या नाम है, जो तूतनखामन का टॉम ढूंढ रहा होता है, वो बता देता है कि मैं इस चीज़ की तलाश कर रहा हूँ और मुझे मिल चुका है, इस पे ये शराब वराब था, लेकिन मैं वो करूँगा, इसमें जाऊँगा। तो वो यहाँ से लेटर लिखता है कि नहीं, तुम एक बार सोच लो पहले, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि इजिप्शियंस की कितनी ताकत होती है। उसने मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस कर लिया ना उसने। हाँ। उस क्या कहते हैं, स्केरी पैरानॉर्मल चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया उसने। उसके बाद तो सभी लोग जानते हैं, जैसे ही तूतनखामन का मकबरा खुला, वो तो कहानी मशहूर है भाई, सब एक एक करके मर गए। जो लोग थे इन्वॉल्व उसमें, सब के सब लोग एक एक करके मर गए। वो सब मर गए, कोई नहीं बचा। और तो सब मतलब इतनी मिस्टीरियस मौतें मरे हैं ना, किसी को मच्छर ने काट लिया, वो मर गया। बल्कि वो बंदा जो आर्कियोलॉजिस्ट था, उसको ही काटा था, वो इन्फेक्टेड कोई मच्छर था, वो उसने काटा, वो मर गया। उस मच्छर ने उस आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम कार्टर था, उसको सेम उसी जगह काटा जहां तूतनखामन के गाल पे एक घाव हुआ करता था। बताओ भाई, सेम उसी जगह उस मच्छर ने काटा। और तूतनखामन के मकबरे पे भी इजिप्शियन भाषा में लिखा हुआ था कि जो भी इस मकबरे को, इस ताबूत को खोलेगा, उसके ऊपर श्राप बरसेगा भगवान का। इस टाइप से पूरा एक वार्निंग लिखी हुई थी। और उन्होंने खोला और वो एक एक करके सब लोग मर गए। वो सब मर गए जो इन्वॉल्व थे उसमें। कुछ बीमारी से मरे, कुछ एक्सीडेंट्स में मरे, कुछ जल के मर गए मिस्टीरियसली। कोई एक तो जल के जो मरा था वो अपने घर में था, वो मिस्टीरियसली आग वो कैसे लगी, कहाँ से लगी, किस वजह से लगी, कुछ नहीं पता। सबके सब लोग मर गए, कोई नहीं बचा। तो ये कॉन्स्पिरेसीज हैं भाई, कॉन्स्पिरेसीज क्या, ये मिस्ट्रीज हैं। आज मिस्ट्री है इनका, मतलब एक कंक्लूसिव जवाब है ही नहीं किसी के पास। अब ये ऐसा भी नहीं है कि हवा में बातें हो रही है, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। जो कुछ भी बताया है तूने इस चीज़ के बारे में, वो डॉक्यूमेंटेड है, ये सब कुछ हुआ है ये। अब हम लोग पढ़ते हैं तूतनखामन की कब्र के बारे में कि उसकी ऐसे ऐसे खोज हुई है, लेकिन ये वाला एक्सपेक्ट जो था, है ना, कि ये शराब कैसे चल रहा है, ये पता चला मुझे अब कि भाई अच्छा, ये दोनों लिंक जुड़े हुए हैं। ये उसकी बीवी की वजह से, बीवी की वजह से उसकी। एग्जैक्टली। अब ऐसे ही एक और अगली मिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं हम। तो एक पेंटिंग है, ठीक है, तो वो पेंटिंग कैसे दुनिया के सामने आई और कैसे उस पेंटिंग ने कहर मचाया। तो क्या है कि एक बंदा है जिसका नाम है रॉबर्ट शॉन रॉबिन्सन। अच्छा। तो क्या होता है कि शॉन रॉबिन्सन को पता चलता है एक दिन कि यार उसकी जो ग्रैंड मदर है वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, और ग्रैंड मदर की विल के हिसाब से जो ग्रैंड मदर का घर है और उसकी सारी चीज़ें वो शॉन रॉबिन्सन को मिलती हैं। तो शॉन रॉबिन्सन जाता है घर में, क्या क्या चीज़ें हैं, सारे घर की चीज़ें देखता है। तो क्या है कि बाहर
घरों में जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि घर के ऊपर स्टोर रूम बनाते हैं या दुछत्ती बोलते हैं उसको, तो ऐसे एटिक बोलते हैं इंग्लिश में, एटिक ठीक है। तो ऐसे एटिक्स बने होते हैं, तो वो शॉन रॉबिन्सन उस एटिक में जाता है, तो वहाँ देखता है कि उसको एक पेंटिंग मिलती है, जिस पेंटिंग में एक आदमी की तस्वीर होती है और वो आदमी रो रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है। और वो उस पेंटिंग को उतार के नीचे लाता है और वो देखता है, उसको पता नहीं क्या उस पेंटिंग से अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, वो कहता है कि इसको मैं अपने घर ले जाता हूँ। तो जैसे ही वो उस पेंटिंग को अपने घर ले जाता है तो उसकी वाइफ उसको बोलती है, यार शॉन ये ना पेंटिंग मेरे को कुछ अच्छी नहीं लग रही है, इसको प्लीज़ तुम मत लाओ घर में। कह रहा नहीं यार, नॉर्मल पेंटिंग ही तो है और हम लगाते हैं इसको। तो जैसे ही शॉन उस पेंटिंग को अपने घर में लगाता है, उनके घर में अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। जैसे कि उनको ऐसा महसूस होता है कि रात को उनके घर में कोई टहल रहा है, मतलब कि कोई आवाज़ नहीं आ रही उनको चलने की, बट एक फीलिंग है कि कोई है हमारे घर में ना, इधर से उधर जा रहा है, कुछ है हमारे घर में। मतलब कई बार ऐसा महसूस भी होता है, जैसे कई बार हम लोग घर में अकेले रह जाते हैं तो महसूस होता है ना कि हाँ, कि कोई इधर से निकल के गया है, कोई इधर से निकल के गया है। जैसे घर में मान लो कि हम कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन में इतना दिमाग फोकस्ड है या कुछ काम कर रहे कंप्यूटर में बैठ के, तो हमारे पीछे से कोई निकल के जाए, मम्मी पापा भाई निकल के जाए, तो सब पता चल जाता है कि अरे कोई गया पीछे से। और थोड़ी देर में देखते तो फिर मम्मी या पापा दोबारा कमरे में आ रहे, पता चलता है कि सामान, तो वो पता चल जाता है कि हाँ आवाज़ नहीं आई, कुछ नहीं आया, लेकिन एक वो फीलिंग जनरेट होती है हाँ, पता चल, मतलब हमारे अंदर सेंसेस हैं, पता चल जाता है कि कोई है, वो हमारी वो एक सिक्स्थ सेंस है ना, वो उस इनविजिबल थिंग को रीड करती है कि हाँ कोई है चारों तरफ। तो उनको ना ये चीज़ महसूस होने लग जाती है, कोई है घर में भाई हमारे। फिर थोड़े दिन बीतते हैं तो वही आवाज़ें वगैरह खटपट ऐसे होना शुरू हो जाती है। तो उसकी वाइफ बोलती है उसको कि देखो यार कुछ अजीब महसूस हो रहा है, लेकिन शॉन जो अपनी वाइफ की बात को सीरियसली नहीं लेता। जैसे ही 1 महीना पूरा होता है, शॉन के घर में आग लग जाती है। कोई नहीं जानता क्या रीज़न था, क्यों लगी, किस वजह से लगी, नोबडी नोज दैट। लेकिन जब आग लगने के बाद और आग को बुझाया जाता है, उसके बाद जब शॉन अपने घर में घुसता है और शॉन की वाइफ घर में जाते देखते हैं कि क्या नुकसान हुआ, क्या जला है, तो देखते हैं कि उनका जो ड्राइंग रूम है वो जल के पूरा राख हो चुका है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो बची हुई है वो है वो पेंटिंग जली नहीं। पेंटिंग दीवार पे टंगी हुई थी, वो पेंटिंग दीवार से टूट के नीचे गिर गई। उस पेंटिंग के चारों तरफ की चीज़ें जली हुई हैं, लेकिन उस पेंटिंग को कुछ नहीं हुआ। क्या बात कर रहा है। एग्जैक्टली वो पेंटिंग ऐसे की ऐसी है। अब उसकी वाइफ बोलती है शॉन से कि शॉन देखो, मैंने तुम्हें बोला था, सारी चीज़ें तुम देखो जल के राख हो चुकी हैं तुम्हारे चारों तरफ, पर एक ये पेंटिंग है, इसको एक खरोंच तक नहीं आई है। शॉन भी कहता है कि ठीक है। शॉन उस पेंटिंग को किसी और को बेच देता है। ऐसे ही वो पेंटिंग उस इंसान के घर में रहती है और उस इंसान के घर में भी कुछ समय बाद आग लग जाती है। अच्छा। और सब कुछ जल जाता है, वो पेंटिंग जलती है। ऐसे ही वो पेंटिंग 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों के क्या कहते हैं मूव होती रहती है। और 6, 7, 8, 9, 10 लोगों के साथ सेम सिनेरियो होता है। पेंटिंग उनके घर में जाती है, हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होती है, आग लग जाती है, घर जल जाएगा या वो पूरा कमरा जल जाएगा, पर उस पेंटिंग को कुछ नहीं होता। तो सब एक पैटर्न नोटिस कर लेते हैं कि भाई ऐसे ऐसे। अब क्या होता है कि जब होता है ना कि कोई मान लो कि किसी लास्ट पर्सन का घर जला होगा, तो उसने इस पेंटिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया होगा कि यार सब कुछ तो जल गया, इस पेंटिंग में ऐसा क्या ही नहीं जली। हाँ, जिनके भी पास गई होगी, ठीक है, सबको पता होगा ना ये चीज़। फिर उसने वहाँ से बैक ट्रैक करना शुरू करा। फिर वो बंदा पहुंचा शॉन के पास। अच्छा, जो सबसे पहला ओनर था। हाँ। तो शॉन से पूछा उसने कि भाई क्या है, इसके बारे में बताओ भाई, तुम्हारा खुद का भी घर जला है, ठीक है, साले तुम्हारे घर जल गए, हमारे भी जलवा दिए तुमने। एग्जैक्टली। तो अब होता क्या है कि शॉन बोलता है कि भाई ये जो पेंटिंग है ये मेरे को मेरी दादी के घर से मिली थी, जो उन्होंने एटेक में रखी हुई थी पिछले 25 सालों से। अब वहाँ पे कुछ नहीं हुआ? वहाँ कुछ नहीं हुआ था। पिछले 25 सालों से मेरी दादी ने एटेक में रखी हुई थी। मेरी दादी ये दुनिया से गई
और विल में वो घर और उस घर का सारा सामान मुझे मिला था, तब मैं ये पेंटिंग निकाल के लाया था। मुझे भी इसकी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं। ओके। तो उसने बोला कि चलो एक काम करते, दोनों मिलकर ढूंढते हैं, ठीक है। वो उस पेंटिंग की थोड़ा जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं कि उसकी दादी को कहाँ से मिली, कैसे मिली। तो उनको ये पता चलता है कि उसकी दादी जो थी उस पेंटिंग को एक शॉप से ख़रीद के लाई थी, ठीक है। फिर वो शॉप के पास तक पहुँचते हैं जहाँ से वो पेंटिंग ली होती है। खूब खोजने के बाद उनको ये पता चलता है कि ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग एक ऐसे इंसान ने बनाई थी जो इंसान मेंटली इल था, पागल था, वो डिप्रेस था। और उसने ये पेंटिंग सिर्फ कलर्स से नहीं बनाई है, उसने इस पेंटिंग के अंदर कलर्स के साथ अपने ब्लड को मिक्स किया है। ओ तेरी। और उस पेंटिंग में जो चीखता हुआ इंसान बना है ना, उस आर्टिस्ट ने या उस इंसान ने, उस मेंटली इल इंसान ने जब ये पेंटिंग बनाई तो उसने अपना पूरा दुख, दर्द, हर वो एक बुरा मोमेंट जो उसने अपनी ज़िंदगी में जिया, वो पूरी फीलिंग, इंटेंशन और इमोशन इस पेंटिंग के अंदर उतारी है उसने। ओ भाई, मतलब ये पेंटिंग उसके दर्द का आईना है। था क्या उसमें, पेंटिंग में क्या बना हुआ था? मैं फ़ोटो लगाऊंगा। उस पेंटिंग में एक आदमी के चेहरे की आकृति है, हाँ, जो बहुत ज़ोर से चिल्लाता हुआ और रोता हुआ महसूस होता है। और दिख रहा है पेंटिंग में? हाँ, कि उसको कितना दुख और दर्द है और वो चीख रहा है। ओके। पेंटिंग चीख रही है दर्द तो में। वो तो अपने आप में यार इतनी डिस्टर्बिंग पेंटिंग है, मतलब कि क्या कहते हैं, वो आदमी चिल्ला रहा है तब भी लोग उसको अपने घर में लगा रहे हैं, शोकेस, एज अ शोकेस। क्या पता नहीं है लोगों को क्या शौक, क्या क्रेज है ये कि ना, कि मतलब ऐसी डिप्रेसिंग चीज़ की रोती धोती चीज़ों को आप घर में लगाओ। वही है ना कि वो खुद में अपने आप में इतना अनयूजुअल पीस है वो, है ना? एग्जैक्टली। उसको कैसे कोई डेकोरेशन में लगा सकता है? तो जब उनको ये हिस्ट्री पता चलती है इसकी, तब यार वो बड़े तो वो हो जाते हैं। तब क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि यार इस पेंटिंग को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। तो कहते हैं कि चल एक काम करते हैं, इस पेंटिंग को जला देते हैं। तो एक बोन फायर बनाते हैं और उस पेंटिंग को उसमें डालते हैं और वो आग लगा देते हैं उसको। पेंटिंग जलने लग जाती है, ठीक है। ठीक है। अब वो चले जाते हैं घर। फिर पेंटिंग जल गई पेंटिंग? हाँ, उनके सामने पेंटिंग जल गई। ठीक है, ठीक है। फिर क्या होता है, 1.5-2 महीने बाद फिर खबर आती है कि ये कहानी है लंदन और या इंग्लैंड, हाँ लंदन या इंग्लैंड के किसी शहर की कहानी है। तो उसको खबर आती है कि यार उसके शहर में ना ऐसी खबरें आ रही हैं कि घरों में अपने आप आग लग रही है। और शॉन के कान खड़े कि यार ये घरों में आग लगने की खबर कहाँ से आ रही है ये, और मिस्टीरियस फायर्स लग रही हैं कि कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं पता क्यों लग रही हैं। उसके बाद भी बहुत सारे घरों में आग लगी है। हाँ। तो अब शॉन कहता है कि यार पेंटिंग साला हमने उस दिन जला दी थी, ठीक है। तो अब शॉन इन्वेस्टिगेशन करता है, जिन घरों में आग लगी होती है उनके पास जाता है। वो बोलता है कि भाई आपके घरों में आग लगी है वो। तो वो बोलते हैं कि किस वजह से लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब वो उन लोगों से मिलता है तो कहते हैं कि यार हमें भी नहीं पता किस जगह से आग लगी, सब कुछ जल गया लेकिन एक चीज़ नहीं जली, वो थी ये पेंटिंग। ओ भाई, शॉन के दिमाग के तोते उड़ गए। वो कह रहा है यार ये पेंटिंग तो मैंने अपने हाथों से जलाई है, ये तुम्हारे पास कैसे आ गई? तो बोलता है इंसान कि यार मैं तो इसको एक शॉप से खरीद के लाया था। अच्छा, किसी को मिली होगी वो, अब वहाँ ग्राउंड में जहाँ पे भी उन्होंने जला, लेकिन नहीं, बात तो ये है ना कि वो जल गई। वो पेंटिंग तो जल गई थी। तो शॉन कह रहा है ये पेंटिंग आई कहाँ से? ये कौन सी पेंटिंग है? फिर शॉन ने उनको एक्सप्लेन करा कि भाई हम भी ऐसी ऐसी चीज़ फेस कर रहे थे और हमने तो पेंटिंग जला दी थी है। और ये जो पेंटिंग थी ये मेरी ग्रैंड माँ के एटिक में रखी हुई थी पिछले 25 सालों से। और जब वो इस दुनिया से गई तब मेरे को ये पेंटिंग मिली थी, लेकिन आपके पास ही कहाँ से आई? तो बोलते यार हम तो एक शॉप से खरीद के लाए थे। वो शॉप तक पहुँचे। शॉप वाला कहता है मेरे यहाँ तो बहुत टाइम से रखी हुई थी, ठीक है। तो अब उनको ये चीज़ हो जाती है, शॉन के दिमाग में ये चीज़ घूमती है कि ऐसी कितनी पेंटिंग्स हैं ये। फिर क्या होता है कि एक रेडियो शो आता था उस टाइम पे बहुत फेमस उनके शहर में।
तो ना वो उस रेडियो शो पे जाते हैं और उस चीज़ को फिनोमेना जो था, ये मिस्टीरियस फिनोमेना, इसको एक्सप्लेन करते हैं वो कि भाई ऐसा था, ये था, वो था। ये रेडियो शो वो तो नहीं है आर्ट बेल? नहीं, आर्ट बेल नहीं। आर्ट बेल भी तो अपने आप में एक है, एक लेजेंडरी चीज़ है यार, तगड़ी चीज़ है कोस्ट टू कोस्ट AM। हाँ, आर्ट बेल बहुत लेजेंडरी चीज़ है। और क्या होता है कि वो रेडियो शो पे जाते हैं और सारी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, सारी स्टोरीज। तो उस रेडियो शो का जो होस्ट होता है ना, वो क्या कहता है कि ठीक है, काम करते हैं हम कि मैं इस रेडियो शो के थ्रू अनाउंस करूँगा और उनसे कहता हूँ कि ये जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग का नाम बताते हैं वो कि द एंग्विश्ड मैन करके, और द वीपिंग मैन करके भी बोला जाता है। ओह, द वीपिंग मैन, सही कह रहा है। द वीपिंग मैन और द एंग्विश्ड मैन भी 2 नाम है इस पेंटिंग के, 2 नामों से जानी जाती है। तो उन्होंने बोला कि द वीपिंग मैन करके एक पेंटिंग है, और उन्होंने उस पेंटिंग का विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी एक्सप्लेन करा कि पेंटिंग में ये है, ये है, ये है। अब वीपिंग मैन तो कोई सा भी वीपिंग मैन हो सकता है, पर वो पर्टिकुलर पेंटिंग कैसी है उन्होंने एक्सप्लेन करा। और उन्होंने बोला कि जिन भी लोगों के पास ये पेंटिंग्स हैं, उन्होंने बोला कि ये पेंटिंग श्रापित है सारी। हाँ, उन्होंने यही बोला कि जिन भी लोगों के पास ये पेंटिंग्स हैं, हमें वो पेंटिंग भेजो, ये पेंटिंग श्रापित है, और ये पेंटिंगों की वजह से लोगों के घरों में मिस्टीरियस आग लग रही है, जिसमें सारे घर जल जा रहे हैं और ये पेंटिंग्स बच जा रही हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं वो ये सब पेंटिंग्स भेजो हमें, और क्या उनके पास साथ भी पास्ट में कुछ ऐसी अनयूजुअल चीज़ हुई है तो हमें लेटर्स के थ्रू बताओ। स्टूडियो में सेम वही इतनी सारी पेंटिंग्स आती हैं ना, और उनके साथ आते हैं लेटर्स। स्टूडियो तो फट गया होगा। नहीं, स्टूडियो तो नहीं फटा, बट उनको जानने के लिए, हाँ, उनको जानने के लिए मिला कि हाँ, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं कि मिस्टीरियस आग लगी हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब होता क्या है कि अब वो करते हैं कि ठीक है भाई, अब हम इन सारी पेंटिंग्स को जला देते हैं। तो वो एक बहुत तगड़ी बोनफायर लगाते हैं उन पेंटिंग्स की, और सब में आग लगा देते हैं वो। तो उनको लगता है कि भाई ये जितनी थी जल गई, और अब इसके बाद तो कोई पेंटिंग्स बची नहीं होंगी। लेकिन पॉइंट ये आता है कि अब वो ये सोचने पे दिमाग लगाते हैं कि भाई तुम्हारी ग्रैंड मदर के एटिक में तो ये पेंटिंग पिछले 25 साल से पड़ी हुई थी, और शॉन के पास जो पेंटिंग थी ना, वो ओरिजिनल पेंटिंग थी। अच्छा, वो पहला पीस था जो उन्होंने लिया था? एग्जैक्टली, वो ओरिजिनल पेंटिंग थी। क्योंकि उनको ये पता कैसे चला कि ये ब्लड से बनाई गई है, क्योंकि उन्होंने उस पेंटिंग की टेस्टिंग कराई थी। अच्छा, उसमें ब्लड सैंपल्स मिलेंगे तो उसमें ऑयल कलर्स के साथ ब्लड भी मिक्स था, तब उनको उस टेस्टिंग के थ्रू पता चली थी ये चीज़। ठीक है। तो शॉन के पास था ओरिजिनल पीस। तब बात वो ये दिमाग लगाने लगे कि तुम्हारे पास जब ओरिजिनल पेंटिंग थी और तुमने ये पेंटिंग जला दी थी, तो इस पेंटिंग की मल्टीपल कॉपीज कौन से टाइम में बन गई? वही तो सोचने वाली बात है ना। वो जब एक पीस उसके पास था ओरिजिनल, तो ये इतनी सारी कहाँ से आई? ये मल्टीपल कॉपीज कैसे और कब बन गई है? तो ये बहुत फैसिनेटिंग बात है। बता रहा 25 साल पहले वो पहला पीस बना था, वो जो पहली पेंटिंग थी। हाँ, 25 साल पहले। उस टाइम से लेके 25 साल के बीच में कितना गैप है? कितना गैप है? तो उनको ये जवाब कहीं से कहीं तक नहीं मिला। और उसके बाद भी जब उन्होंने वो सारी पेंटिंग जला दी ना, उसके बाद भी लोग टाइम टू टाइम उनके स्टूडियोज में वो वीपिंग मैन की पेंटिंग और साथ में लेटर अटैच करके भेजते रहते थे। वो तो सदमे में जी रहे होंगे स्टूडियो वाले जब भी पेंटिंग आती होगी। ये पता नहीं कि ये सिनेरियो कब तक चला, लेकिन भेज तो अब उनको इतना ज़्यादा शॉक लगाना ये बात जान के कि इस पेंटिंग की जो पहुंच है वो कितने ज़्यादा लोगों तक है। और शॉन ये सोच रहा था कि बस ये एक पेंटिंग है। अच्छा, हाँ, ये मतलब जिसको जला के उसने छुटकारा पा लिया उस चीज़ से। मतलब उनके पास पेंटिंग्स वापस आ रही थी, वो मतलब उन्हीं के शहर से आ रही थी या कंट्री से बाहर, या अलग अलग जगहों से, बाहर कंट्रीज से भी आ रही थी उनके से भी। हाँ, और उनके शहर के अलावा और दूसरे शहरों से भी आ रही थी। मतलब वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा। इंडिया में तो नहीं है? नहीं, इंडिया को तो नहीं पता मुझे होगी कि नहीं होगी वो पेंटिंग, बट अब तो वो पेंटिंग इंटरनेट पे मौजूद है। मैं इमेज लगाऊंगा, हम पॉडकास्ट में लगाएंगे उस ये वाली पेंटिंग मत खरीदना कभी। तो ध्यान रहे आप उस पेंटिंग को ना खरीदें। तो भाई ये एक और ख़तरनाक मिस्ट्री थी। खतरनाक, इनसेन है भाई ये चीज़। तो कोई जवाब नहीं, कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं इस चीज़ का।
वैसे यार ये ऐसी जो कर्स्ड जो चीज़ें हैं, जैसे तू बता रहा है, पेंटिंग एक तरीके से कर्स्ड ही मानी जाएगी ना, क्योंकि जहाँ पे भी जा रही है वो तबाही मचा रही है वो, है ना। तो ऐसे ही एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है। अगर तूने देखा होगा कि पोस्ट मेलोन एक बार गया था जैक बैगन्स के म्यूजियम में, है ना। अब पता नहीं हमारी जनता, इंडियन जनता उसको देखती है नहीं देखती है जैक बैगन्स को। वो एक बहुत ही मतलब एक हॉरर पसंद इंसान है जिसका एक खुद का एक म्यूजियम है, हॉरर म्यूजियम है उसका। हाँ, जिसमें बहुत सारे एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, इकट्ठा करता है वो। हाँ, वैसे मैं भी चाहता हूँ एक ऐसी चीज़ बनाना, क्रिएट करना इंडिया में। चलो इंडिया में है नहीं ना ऐसा कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नहीं भाई, हम बना देंगे, हम बना देंगे, कोई ना। इंडिया में जितने भी ऐसे होंगे ना, आपका सपोर्ट रहेगा, हाँ, तो बहुत कमाल की चीज़ें होंगी। हाँ, तो हम भी मतलब ऐसी कुछ नई नई चीज़ें, नई नई डिस्कवरीज इस तरह की इंडिया में लाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, है ना। तो जो बाहर के जो ऐसे कल्चर है करते हैं अपने आप। और क्या यार, कुछ वो है ना कि एक्सप्लोर करो, मिस्ट्रीज को भी एक्सप्लोर करने का एक अपना मजा होता है। अब हमें इंटरेस्ट दिखाना है इस चीज़ में, हमें बाहर की चीज़ें देखनी पड़ती है। हाँ यार, तो कुछ सोचना कि हमें यूट्यूब पे, गूगल पे भी डालोगे, तो अगर इंडिया का भी कुछ आता है ना, तो वही जो बहुत ज़्यादा फेमस 4-5 कहानियाँ हैं वही आती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी फोकलोर्स, ऐसी रियल कहानियाँ, रियल घटनाएं जो घटी हैं, वो तो गुम है क्योंकि वो क्यूरियोसिटी नहीं है। एग्जैक्टली तो बात ये नहीं होनी चाहिए कि अरे यार तुम तो ये भूत का, ये मिस्ट्री का इसमें लगे रहो। नहीं, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए क्यूरियोसिटी को, कि एक इंसान क्यूरियोसिटी दिखा रहा है किसी चीज को जानने के लिए। सही बात है। तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट क्यूरियोसिटी, क्योंकि नहीं पता आपको कि एक इंसान अगर मिस्ट्री में है तो क्या पता भाई वो उन मिस्ट्रीज के थ्रू कल के दिन कोई एक ऐसी चीज सुलझा दे, डिस्कवर कर दे, कुछ ऐसा चीज कर दे या ढूंढ दे। हाँ। क्योंकि क्यूरियोसिटी से ही इस पूरी दुनिया में हर एक चीज बनी है। अब ये कल्चर बहुत ज़्यादा है और ये कल्चर यहाँ पे भी होना चाहिए यार। देखो, होना चाहिए, एक्सप्लोर करो मस्त। अब देखो ना तुम कि हम अगर बहुत फेमस पैरानॉर्मल हंटर्स कहें, इन्वेस्टिगेटर्स कहें, वर्ल्ड फेमस, ग्लोबली उनको जाना जाता है, एड एंड लोरेन वॉरेन। उनके किए गए केसेस के ऊपर, लिखी गई किताब के ऊपर उनकी 3 मूवीज बन चुकी हैं। ले देखे हमारे इंडिया में सिर्फ एक फेमस हुआ था, गौरव तिवारी। हाँ, वो भी हम लोगों के बीच में फेमस है भाई। अब वही है ना, मुझे नहीं पता कि उनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड पहचान होगी कि नहीं होगी, लेकिन एड एंड लोरेन वॉरेन ऐसी पर्सनालिटीज है ना कि उनको हर कोई जानता है। तो जानता है भाई, हर कोई जानता है उनको। अब जैसे मैं बता रहा हूँ जैक बैगन्स का, अगर इंडिया की जनता हमारी देखती होगी तो भले ही जानती होगी, देखना चाहिए आपको। आप सर्च करना गूगल पे जैक बैगन्स। तो एक बार पोस्ट मेलोन उसके म्यूजियम में जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ म्यूजियम में एक वो रखा होता है, उसका क्या कहते हैं यार, एक बॉक्स होता है ना, डिबग बॉक्स। हाँ, डिबग बॉक्स, है ना। तो आई थिंक एक उसकी मूवी भी आ रखी है कि यहाँ पे इमरान हाशमी की मूवी है, डिबग नाम है उसका, है ना। अब देख लो, मूवीज भी बन रही है इस चीज़ पे, और वो भी बाहर का कॉन्सेप्ट है ये, है ना। तो वो जाता है उसको देखने के लिए म्यूजियम में। तो वहाँ वो बताता है कि उसने वो चीज़ देख ली वहाँ पे, है ना। लेकिन उसके बाद जब वो वापस जा रहा होता है फ्लाइट से, तो वो बताता है कि भाई उसके फ्लाइट्स के कंट्रोल्स जो होते हैं, मतलब वो जो अपने पर्सनल प्राइवेट प्लेन से जो जा रहा होता है, वो प्राइवेट प्लेन से जा रहा होता है, उसके कंट्रोल्स फेल हो जाते हैं, वो मरते मरते बचता है। क्या बात कर वो कहता है, वो पोस्ट मेलन खुद कह रहा है भाई एक वीडियो में, और बहुत बड़ा सिंगर है, हाँ, है ना। छोटी मोटी बातचीत नहीं है वो, और उसको जरूरत नहीं है कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है उसको। वो खुद बता रहा है एक वीडियो में कि भाई मैं ऐसे ऐसे जैक बैगन्स माय फ्रेंड, मैं वहाँ गया था और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को श्राप लग गया है उस डिबग बॉक्स का, और मेरा एक्सीडेंट होने से बचा है, मेरा फ्लाइट ऐसा हो गया, इस तरीके से मतलब वो बता रहा है चीज़ें। भाई फकिंग इनसेन ब्रो, ऐसी चीज़ें हो रही हैं भयंकर, इनसेन। उसका म्यूजियम भी मैंने वीडियोस देखी हैं, वीडियो आता है ना उसका, वो आता है उसका जैक बैगन्स का शो आता है डिस्कवरी पे आता है। अभी तो डिस्कवरी प्लस ऐप पे आता है वो, तो उसमें वो दिखाता है हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर भाई। इवन यहाँ तक कि शायद उस डिबग बॉक्स के पीछे ये कहानी है कि एक मूवी बनी थी हॉलीवुड में जिसमें वो डिबग बॉक्स यूज़ होना था। तो उसमें ये था
कि वो मूवी कंप्लीट होते होते सेट के ऊपर इतनी ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं ना, मिस हैपनिंग इंसिडेंट हो गए, मिस हैपनिंग चीज़ें हो गई इतनी ज़्यादा कि लोग उस मूवी, उसके जो एक्टर्स थे वो उस मूवी में काम करने से डर रहे थे। अच्छा, ठीक है, पता नहीं, आई थिंक सो उस मूवी का नाम डिबिग बॉक्स ही था कि क्या था, नाम कंफर्म नहीं है मुझे। और जब उस मूवी का कहते हैं ना प्रोडक्शन के लिए प्रॉप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, कि किस तरीके की चीज़ें यूज़ होंगी इसमें, तो पूरे प्रॉप्स बनाए जाते हैं मूवी के लिए। तो जब मूवी की शूटिंग ख़त्म हो गई तो वो जो डिबग बॉक्स था वो उन्होंने जहाँ पे मूवी के सारे प्रॉप्स बने थे और जिस जगह पे, जिस वेयर हाउस में उन्होंने वो सारे प्रॉप्स रखे हुए थे ना, वो डिबग बॉक्स भी वहीं रखा हुआ था। मूवी ख़त्म हो गई, सब हो गया, भाई होता क्या है, उस पूरे वेयर हाउस में आग लग जाती है। ओ भाई, सब चीज़ जल के राख बचता है तो सिर्फ वो एक डिबग बॉक्स बचता है। इवन यहाँ तक कि मूवी शूट करते हुए सेट्स पे आग लग रही है, जो लाइट्स हैं, स्पॉटलाइट, सब चीज़ वो फूट जा रही हैं अपने आप, कैमरा काम करने बंद कर दे रहे हैं। बहुत इंसेन चीज़ है। तो मतलब ये ना एक पैरानॉर्मल मिस्ट्री है अपने आप में। वही तो, ऐसा अब इतने सारे लोगों के बीच में ये चीज़ें होना, वही तो कह रहा हूँ कि ये अब डीबग का क्या है ना कि ये उस पेंटिंग की तरह नहीं है कि इकलौती है। डीबग में तो ऐसा कि किसी ने भी कुछ जादू टोना करके रख दिया, वो आपका डीबग बॉक्स बन चुका है, बन गया। अब वो आपके घर में आके खुला तो खुल ही जाएगा। बेसिकली उसका क्या मोटो होता है कि बनता कैसे है वो बेसिकली? उसमें जैसे उसमें दिखाया, मूवी में जैसे बताया गया है कि उसमें कुछ फूल रहते हैं, कुछ कटे हुए नाखून होते हैं, बाल होते हैं, है ना, और ब्लड वगैरह की कुछ बूंदे, कुछ मेकअप का भी कुछ होता है। तो इस तरीके से किसी आत्मा को ना बुलाया जाता है और उसको ट्रैप करके उसमें डाला जाता है बॉक्स में। ठीक है। और इसके ना एक बैकग्राउंड में इसके कहानी भी है, जो उसके पास जो बॉक्स है ना, जैक बैगन्स के पास, वो कहानी उससे रिलेटेड है, लेकिन वो कहानी अभी मेरे को ठीक से याद नहीं है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में सुनाएंगे। उसमें सुनाएंगे, वो बहुत ही बेहतरीन कहानी है भाई। अच्छा। उसमें पता लगेगा उस बॉक्स का ओरिजिन क्या है, वो बॉक्स आया कहाँ से, पहली बार वो बॉक्स कैसे बना, उसमें वो कहानी है, वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में सुनाएंगे। तो मतलब बेसिकली उस बॉक्स के अंदर एक नेगेटिव एंटिटी को कैद किया जाता है और जिस इंसान को हमें बर्बाद करना है उस इंसान के पास वो बॉक्स पहुंचाया जाए और एक बार वो इंसान उस बॉक्स को खोल दे बस वो चेक कर ले कि क्या है इसमें बॉक्स में, उसके बाद उसकी तबाही है। अब वो डीबग बॉक्स खाली वही नहीं हो सकता जो जैक बैगन्स के पास है, वो एक खाली फोन का कवर भी हो सकता है। क्या बात कर रहा है? मतलब एक बॉक्सी चीज होनी चाहिए, मतलब कोई स्पेशल टाइप का बॉक्स नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं भाई, एक बॉक्स हो, उसमें वो क्रिया जो भी करते हैं, जो भी उनका है वो हो। बॉक्स खुला, तुम्हारी किस्मत खराब हो। वो ऐसी चीज़ है भाई दुनिया में, किसी को बर्बाद करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें, सच में बहुत चीज़ें हैं यार। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। तो आज की कहानियाँ, आज की मिस्टीरियस अनएक्सप्लेन्ड कहानियाँ हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीक हम फिर से लौटेंगे एक और अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।